आज हम लोग 12th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और 12th का टॉपिक जो है फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी क्लास 12th के लिए बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना IIT JEE, क्योंकि बोर्ड में अगर आप मोर देन 75% स्कोर नहीं करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IIT एज वेल एज NITs। तो आपको समहाउ 75% क्रॉस करना ही है। तो उसके लिए हमें बोर्ड भी ध्यान में रखकर, बोर्ड ध्यान में रखने का पर्पस ये है कि जो NCERT के क्वेश्चंस हैं या RS चगवाल या RD शर्मा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको करना है। मुझे पता है कि अगर पढ़ा दिया जाए तो सबको ये आंसर लिख बना सकते हैं, लेकिन द वे ऑफ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बोर्ड, कि आप किस तरह से लिख रहे हैं आंसर्स, क्योंकि यू विल हैव अ स्टेप मार्किंग देयर। तो अगर स्टेप मार्किंग है इसका मतलब कि आपको उस तरीके से लिखना होगा। या तो आप प्रीवियस ईयर कोई सॉल्यूशन देखिए या प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन होता है उसको देख के आप जज कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि किस स्टेप से कितना मार्क्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फाइनल आंसर के लिए कितना मार्क्स होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक प्रैक्टिस का तरीका अपनाना पड़ेगा आप लोग को कि विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं उस प्रोसेस में जा सकते हैं। तो बोर्ड के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टाइम इस पे देना पड़ेगा। मैं फंक्शन से स्टार्ट करता हूं ताकि जो एक्सक्लूसिवली बोर्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और मैं इंडिकेट कर दूंगा कि कहां तक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और फिर कहां से बोर्ड प्लस IIT के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं क्योंकि रिलेशन यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन द क्लास 11th रिलेशन। तो वहीं से हम लोग फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या बहुत लोग 11th में भी फंक्शन पढ़े होंगे, लेकिन फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं सच दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फंक्शन। वहां से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। ध्यान रहे IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस से, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, किसका करते हैं? फंक्शन का। until unless you know the function you cannot go for the further topics of calculus। तो फंक्शन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फंक्शन होता क्या है? डेफिनेशन पे जो कोर डेफिनेशन है उस पे हम लोग जाते हैं कि आखिर एग्जैक्ट डेफिनेशन कहता क्या है फंक्शन। इट इज अ relation, it is a relation or mapping, it is a mapping or it is a rule in which, या correspondence भी कह सकते हैं, ये भी कहीं कहीं टर्म यूज होगा, correspondence, correspondence in which each and every element of set A is associated or related or mapped। एक ही टर्म है, एसोसिएटेड, रिलेटेड या मैप्ड। फंक्शन के टर्म में हम लोग इसको मैप्ड कहेंगे। विथ यूनिक, यूनिक से यहां लेना देना है सिंगल, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां दो चीज इस फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। पहला चीज डेफिनेशन पे जाएंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड या रिलेटेड या मैप्ड विथ यूनिक सिंगल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है, इस तरह का रिलेशन हो रहा है, देन वी कैन से दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। तो हम कह सकते हैं देन इट इज said to be a function from A to B।
फ्रॉम ए टू बी। अब देखो इसको हम मैपिंग के थ्रू एनालिसिस करते हैं, जज करते हैं कि क्या फंक्शन कैसे हम लोग मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। ये लेते हैं एक सेट, ये बस एक बॉक्स बना दिए कि इसमें मेरा सारा एलिमेंट सेट ए का है। एक ये बना दिए, इसमें मेरा एलिमेंट बी का है। इसमें सपोज मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसमें है ए बी सी डी ई। किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी कोई रिलेटेड होना चाहिए। ये मेरा फंक्शन होगा, इसको इस तरह से लिखा रहेगा एफ। ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि ए टू बी रिलेशन है, ए टू बी में एसोसिएशन है। इसमें देखते हैं डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का सारा एलिमेंट तो एसोसिएटेड है समहाउ विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो हाँ, 1 ए से है, 2 भी बी से है, 3 भी 2 सी से है, 3 बी से है, 4 डी से है और 5 ई से है। अगर इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, क्योंकि आगे हम लोग एक और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे फंक्शन का, कि ऑर्डर पेयर में भी अगर रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को हम लोग कर सकते हैं। तो इफ वी राइट इन ऑर्डर पेयर, तो कैसे लिखाएगा? एफ सच दैट, ये सिंबल का मतलब है सच दैट यू हैव गॉन थ्रू इन रिलेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सिंबल रहे या वर्टिकल लाइन रहे, वो रिप्रेजेंट करता है सच दैट को। तो एफ सच दैट क्या है? 1 ए 2 का सी से है, 2 का सी से है, 3 का बी से है, 4 का डी से है और 5 का ई से है। दिस इज, हाँ, हम अगर ऐसा भी लिखा रहे तो वी कैन से दैट यस इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, क्योंकि अगर पहला एलिमेंट सारे का है वो सेट ए का रिप्रेजेंट करता है, सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो रूल फॉलो कर रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड। तो 1 2 3 4 5 एसोसिएटेड है विथ सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से के, जो कि सेट बी का पार्ट है। 1 ए से है, 2 सी से है, एक इस अकॉर्डिंग। तो ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन रहे, इसमें भी अगर पूछ दिया जाए आपको कि वेदर इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन और नॉट, तो फंक्शन के लिए मेरा रूल होना चाहिए कि 1 का अगर एसोसिएशन ए से है तो 1 का किसी और से एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्या हो गया? सिंगल एलिमेंट रिलेटेड विथ 2 अदर एलिमेंट, तो 2 से नहीं होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए सेट ए का। अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, उस बेसिस पे आप जज करेंगे कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, है ना। क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि क्या फंक्शन रिप्रेजेंट कौन कौन सा फिगर कर रहा है। 1 2 3 4 ए बी सी डी, पहला ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। सेकेंड 1 2 3 4 ए बी सी डी, सेकेंड फिगर सेट ए सेट बी, ये फंक्शन होगा या नहीं। थर्ड 1 2 3 4
ए बी सी डी ई, सेट ए सेट बी, फोर्थ 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब इसमें हम जज करेंगे कि कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें आते हैं कि मेरा कोड डेफिनेशन क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड। तो सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, पहला मेरा इस पे फोकस्ड होना चाहिए। तो पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं वेदर दे आर एसोसिएटेड और नॉट। तो 1 इज एसोसिएटेड, 2 इज एसोसिएटेड, 3 इज एसोसिएटेड, बट 4 is not associated, so this is not a function। ये क्या है? ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर फुलफिल करेगा देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट अ फंक्शन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सारा 1 2 3 4, यस इट इज रिलेटेड। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड, फाइन, इट्स ओके। अब है कि सब किसी एक से ही एसोसिएटेड होना चाहिए। तो 1 इज एसोसिएटेड विथ ए, 2 इज एसोसिएटेड विथ बी, 3 ए 4 ए, तो ठीक है, एक ही से एसोसिएटेड है। अगर हम इसका ऑर्डर पेयर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? यहां हम लिख रहे हैं 1 ए 2 बी 3 ए 4 ए, तो हर एक का एक ही एलिमेंट से एसोसिएशन है, तो फंक्शन होगा, ये फंक्शन है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, पहले ये चेक करना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड और नॉट। 1 2 3 4 एवरीवन इज एसोसिएटेड, तो पहला रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड, एक ही से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो 1 किससे एसोसिएटेड है? 1 से भी है और 2 से भी है, तो ये तो वायलेट कर गया फंक्शन का डेफिनेशन। तो यहीं से हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं कर देंगे नॉट ए फंक्शन। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखते तो क्या होता? मैं ऑर्डर पेयर में इसलिए बता रहा हूं कि कभी हो सके आपका क्वेश्चन का मोड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल गिव इन द मैप्ड फॉर्म, इट मे बी गिवन इन द ऑर्डर्ड फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा तो हम कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? अगर ऑर्डर्ड पेयर से हमको मैप्ड के फॉर्म में फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करेंगे? दैट इज व्हाई आई एम डीलिंग ऑल दिस। तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में डिस्कस करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? 1 ए, 1 का फिर बी से भी एसोसिएशन है, 1 बी, 2 सी, 3 डी, 4 डी। अब इसको हम जज कर रहे हैं, अगर ये ऐसा दिया रहे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन है या नहीं, वो कैसे जज करेंगे? तो यहां हम देखते हैं 1 का एसोसिएशन ए से, फिर 1 का एसोसिएशन बी से, तो 1 का तो 2 टर्म से एसोसिएशन हो गया ना, तो ऑटोमेटिक कह देंगे कि ये ऑर्डर पेयर नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर पिक्चर होना चाहिए, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो मेरा डेफिनेशन है फंक्शन का उस पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, बाकी कुछ भी हो रहा है डजंट मैटर, हमको जो चाहिए उससे मतलब है, बाकी आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ पे आते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड, फाइन, 1 2 3 and 4 all are associated with single element, yes 1 is associated with a, 2 is associated with a, 3 4 सब एक ही से एसोसिएटेड है, तो यानी ये फंक्शन होगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को वायलेट नहीं कर रहा है। तो अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1a 2a 3a and 4a, ठीक है। तो ठीक है, अगर इस ऑर्डर पेयर में रहेगा तो हमारा 1 का एसोसिएशन किसी 2 एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। 2 का किसी 2 से नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक है। 3 का किसी 2 से नहीं होना चाहिए, 4 का भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, ये फंक्शन होगा। तो यहां तक या तो हमको मैप्ड फॉर्म में दिया रहे
या फिर ऑर्डर पेयर में दिया रहे, फंक्शन को जज करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग तरीके से, आसान तरीके से जज कर सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। इस बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या तो फिर बोर्ड में मिल सकते हैं या फिर आईआईटी में फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे सकता है। वो आगे मैं क्वेश्चन भी दूंगा, उस पर कैसा टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसा फ्रेम किया जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और चीजों को हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर ये है सेट ए 1 2 3 4, सेट बी ए बी सी डी ई, एसोसिएशन है किसी का किसी से, तो इधर जो भी एलिमेंट एसोसिएटेड है सेट बी का, इसको कहेंगे इमेज। जो एसोसिएशन है, तो कौन कौन एसोसिएटेड है, ए बी सी, डी और ई एसोसिएटेड नहीं है, तो इसको हम कोई नेमिंग नहीं देंगे। जो एसोसिएटेड है इसको बोलते हैं इमेज, इमेज ऑफ द फंक्शन। तो इस तरीका से भी दिया रहता है पुराने बुक में भी, या नया ट्रेंड भी, या खास करके पर्टिकुलरली एनसीईआरटी इसको यूज करता है। मैं बेसिकली सारे टर्मिनोलॉजी से अवगत करा देना चाहता हूं। कल के डेट में अगर एनसीईआरटी भी बुक पढ़े तो ये ना फील हो कि ये टर्मिनोलॉजी तो सर ने डिस्कस नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग ऑल दीस थिंग्स। तो इस सारे टर्म को क्या कहते हैं, इमेज, इमेज ऑफ द फंक्शन। अगर बोले कि ए क्या है, किसका इमेज है, तो ए इमेज है 2 का, तो लिखेंगे ए इज द इमेज ऑफ 2, b is the image of 1, c is the image of 3 and 4, दोनों का इमेज है c, 3 and 4, d is not the image, e is not the image। क्लियर है? इस साइड का तो सारा एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही है कि इधर वाले तो सारा एसोसिएटेड हो गए। इसको बोलते हैं प्री इमेज। इधर वाले सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं, प्री इमेज। यानी 1 इज द, इस तरह से 1 इज द प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज नीचे लिख रहा हूं, प्री इमेज ऑफ, किसका प्री इमेज है, बी का, बी। 2 इज द प्री इमेज ऑफ, यानी 2 इज द प्री इमेज ऑफ किसका है, ए। 3 इज द प्री इमेज ऑफ किसका है, सी का, है ना। सिमिलरली 4 इज द प्री इमेज ऑफ सी। हो गया इधर का चारा, तो 4 1 2 3 4 चारों का हो गया। यानी इधर जो भी एसोसिएटेड होगा उसको इमेज कहेंगे। दोज टर्म of set B which are associated with the any of the elements of set A are called image of the function। और इस साइड में सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होंगे और उसको कहा जाएगा प्री इमेज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसी को एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हम लोग फंक्शन में इमेज, प्री इमेज तक डिस्कस कर चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि फंक्शन और क्या हो सकता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जज करते हैं। डिफरेंट या डोमेन और रेंज अभी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, ए बी 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई एफ। यानी यहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोमेन। तो डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना।
यानी सेट ए का सारा एलिमेंट्स क्या कहलाएगा? डोमेन। अगर हम लिखें कि व्हाट इज डोमेन इस केस में, तो डोमेन बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set B is called the codomain of the function. Codomain of the function. यानी सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है, whether they are associated or not, वो मेरा मैटर नहीं है। हमने क्या लिखा? all the elements of set B, बस। कोई अदरवाइज हमने नहीं लगाया, इफ बट नहीं लगाया, ओनली क्या लिखे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, वो फंक्शन कोडोमेन कहलाएगा। यानी अगर हम लिखें कि व्हाट आर द कोडोमेन्स, तो हम कोडोमेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये कोडोमेन हो गया। डोमेन को हम दूसरे तरीका से भी डिफाइन करेंगे बाद में। रेंज क्या होता है? range all the elements of set B which are associated with the elements of set A। सेट ए के एलिमेंट्स से वो सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, दोज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस केस में अगर हम रेंज लिखना चाहें तो रेंज क्या हो जाएगा? कौन कौन एसोसिएटेड है? ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी, दिस इज द रेंज। यहां से एक चीज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को देखकर कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी हम लिख सकते हैं रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगा, कोडोमेन से बाहर इसका। कोडोमेन बड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन रेंज कोडोमेन का ही पार्ट होगा। हो सके रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, पॉसिबल है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वी आर एसोसिएटेड, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, बट कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज। यानी रेंज का जितना भी एलिमेंट्स है उससे ज्यादा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन हम डोमेन का लिखते हैं। डोमेन, all the values of x for which the function is defined, यहीं पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। वो फंक्शन कब डिफाइन है, कैसे डिफाइन है? जैसे लॉग में क्या x का पार्ट है और वो x क्या डिफाइन करता है, वो हम लॉगरिथमिक फंक्शन जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। ये बात अलग है कि 11th में भी पढ़ेंगे, बट 12th में भी हमें पढ़ना चाहिए और वी विल स्टडी। क्यों? क्योंकि 11th में इनिशियल स्टेज में पढ़ते हैं, 12th में या 11th में उस लेवल का हम क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते हैं। 11th में क्या प्रॉब्लम होती है कि सारी चीजें समझ में नहीं भी आती है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आपको सारा चीज एक एक कर कर क्लियर होते जाएगा और फिर पता चलेगा अच्छा सर 11th में इस टाइप से कह रहे थे। तो अभी बताना नीड ऑफ आवर्स है, जरूरत है, मैं बताऊंगा और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो डोमेन ये भी होता है। अदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी सेकेंड डेफिनेशन लिखते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहता है कि an ordered pair
an ordered pair AB are said to be a function if A belongs to set A, set A का एलिमेंट ये पहला वाला होना चाहिए, and B belongs to set B। यानी अगर ऑर्डर पेयर में लिखा रहे कुछ भी, मैं एग्जांपल देता हूं, रहे fx इक्वल टू 1a 2a 3b 4c 5d, तो ये मेरा फंक्शन है। इसको हम ऑर्डर पेयर को मैपिंग के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहला एलिमेंट जितना भी है दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो हो गया 1 2 3 4 5। सेकेंड एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ द सेट बी, तो क्या हो जाएगा? ए दोनों में है, बी सी एंड डी। अब देखिए, ए 1 से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है, 4 सी से रिलेटेड है और 5 डी से रिलेटेड है। ये एरो इंडिकेट करता है कि हमारा फंक्शन ए टू बी है। हमारा फंक्शन ए टू बी, बी टू ए अलग हो जाएगा। अगर बी टू होगा तो ए1 इस दूसरा फंक्शन, अगर बी टू ए कहे के अगर ए टू बी ये फंक्शन है तो इट इज नेसेसरी टू हैव बी टू ए फंक्शन। नहीं, अगर बी टू ए अगर हम करेंगे तो इधर से इधर, तो ए तो 2 से कनेक्टेड है, तो फंक्शन ही नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कि इसको कैसे लिखेंगे? f such that a to b। इसको क्या, a का पूरा एलिमेंट क्या कहलाएगा? डोमेन। अगर इस तरह से लिखा रहता फंक्शन तो यहां जो लिखा रहेगा इसको क्या कहेंगे? डोमेन। और ये क्या होगा? को डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं, इसको पढ़ेंगे f, ये दोनों सिंबल क्या कहलाएगा? सच दैट पढ़ेंगे इसको, f सच दैट a टू b, मतलब a आपका डोमेन है और b को डोमेन है। रेंज कौन कौन होगा? तो जो जो एसोसिएटेड होगा वो रेंज होगा। इसको हम रेंज नहीं कहेंगे, ये क्या कहेगा? कहलाएगा को डोमेन, और ये डोमेन का पार्ट होगा, है ना? ये डोमेन और ये को डोमेन। तो यानी फंक्शन को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, और ऑर्डर पेयर में भी लिखा रहे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। वही डेफिनेशन जो है कि हर एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होना चाहिए। सपोज हम अगर ये लिखें 1a 1b 2c 3d, बताइए ये फंक्शन है? 1 का एसोसिएशन किससे है? a से भी है और 1 b से भी है, तो एक एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड है। जबकि होना क्या चाहिए? डेफिनेशन क्या कहता है कि एक एलिमेंट किसी एक से ही एसोसिएटेड होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएटेड होना चाहिए। यहाँ तो 1 जो है सो 2 से एसोसिएटेड है, तो हम सीधे कहेंगे नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं फंक्शन से रिलेटेड। Which of the following a function? Number A, option A, f such that fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या सीधे लिखते हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट, मेरा फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट, ये डोमेन का पार्ट हो जाएगा, है ना? -1 0 1, एरो यानी यहां से यहां तक 0 1 2 3, ये बताना है फंक्शन है या नहीं है। बी
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सच दैट 0 1 4 कोडोमेन देता हूं -2 -1 0 1 2 ऑप्शन सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 0 1 4 -2 -1 0 1 2 ऑप्शन डी f of x is equal to minus square root of x such that 0 1 4 2 -2 -1 0 1 2 आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि इसमें कौन कौन फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा विथ लॉजिक कि मेरा जो डेफिनेशन है ये आपका कॉन्सेप्ट खोल कर रख देगा कि आखिर वाकई में डेफिनेशन होता क्या है या अभी तक आपने पढ़ा उस बेसिस पे आपने समझा क्या है और अगर समझे भी हैं तो क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है कैसे प्रैक्टिकली हम लोग जज करेंगे कि अगर इस फॉर्म में दे तो फंक्शन है या नहीं है। इस क्वेश्चन को देखें और कोशिश करें। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। लेट g of x be a function defined on -1 to 1, यदि इसका डोमेन हो गया -1 से 1, if the area of the equilateral triangle with two of its vertices at कहाँ है 0 0 and x, gx, मेरा वर्टेक्स क्या है x, gx, each एरिया कितना है √3/4 स्क्वायर यूनिट, then the function gx may be, then the function g of x may be, ऑप्शन में दे रहा हूं a g of x is equal to plus minus square root of 1 minus x square, option b g of x is equal to a square root of 1 minus x square, option c g of x is equal to minus square root of 1 minus x square, and option d g of x is equal to square root of 1 plus x square। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि इस बेस पे क्वेश्चन अच्छा नहीं तैयार किया जा सकता है, आप कोशिश तो करें। क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपका एक ही होना चाहिए, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सारी चीजें हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि क्वेश्चन होता क्या है, कैसे करना है। आप कोशिश करें। अब देखिए मैं सॉल्यूशन बताता हूं और कैसे अप्रोच करना है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो वो ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और उसको मैं गाइड करूंगा कि कैसे होना है ना। इसको देखिए एक्स क्यू है तो डोमेन क्या है -1 0 और 1, तो हर डोमेन के लिए मेरा एक कोडोमेन में पार्ट होना चाहिए कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ डोमेन एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विथ सेट बी। तो सेट ए में -1 है, -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए -1, तो -1 इधर है जी नहीं है ना, तो इसका तो किसी के साथ एसोसिएशन ही नहीं है,
तो फंक्शन ही नहीं होगा, ये हम क्या कहेंगे, कैंसिल आउट, ये फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, प्लस माइनस एक्स। हम 0 रख रहे हैं, तो 0x रख रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, 0x के जगह रख रहे हैं तो हमको प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो 0 का एसोसिएशन किससे हो गया, 0 से, ठीक है। 1 रख रहे हैं, तो 1 अगर x हम इनपुट 1 रखे, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, +1 और -1। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कि अगर x 1 रख रहे हैं तो हमको आउटपुट मिल रहा है +1 और -1 दोनों। इज इट पॉसिबल, एक इनपुट 2 आउटपुट, 2 आउटपुट हो रहा है ना। एक चीज और यहां से हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को, जो कि आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल है। आपके जो जनरेट आइडियाज होगा या ग्राफिकल अप्रोच पे आप जज कर लेंगे कि हाँ अरे ये तो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो यहाँ इनपुट हम 1 डाल रहे हैं, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, 1 और -1, यानी 1 एसोसिएट से -1 से भी है और 1 एसोसिएटेड 1 से भी है। तो 2 से एसोसिएशन अलाउ करता है क्या फंक्शन, नहीं करता है। एक इनपुट एक डोमेन का किसी एक से ही रिलेशन होना चाहिए, किसी एक से ही एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन इसका एसोसिएशन तो -1 से भी है। अगर 1 रख रहे हैं x, तो y हमको क्या मिल रहा है, +-1, 1 भी -1, यानी फंक्शन होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। इस पे आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x पे 0 रखे जी, क्या मिला, 0 रखे तो हमको 0 दे दिया, ठीक है। 1 रखे तो क्या मिला, 1 मिला। 1 अगर रख रहे हैं तो ये fx क्या हो रहा है, 1, तो ठीक है। 4 रख रहे हैं यहां तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ठीक है, ये फंक्शन होगा। एक का सबका एसोसिएशन हो गया है ना। सॉरी 4 कहाँ है, यहाँ 4 के बदले हमको क्या मिला, 2। ये पहले भी बता चुके हैं फंक्शन में, या आगे भी समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर रूट रहे, या बेसिक फंडामेंटल, आप बेसिक का लिटरेचर में जाइएगा, बेसिक का वीडियोज में जाइएगा, तो आपको ये सारी चीजें 11th में ही क्लियर कर दी गई है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट इज नॉट +-2, क्योंकि स्क्वायर रूट विल ऑलवेज गिव नॉन नेगेटिव आउटपुट, माइनस कभी दे ही नहीं सकता, है ना। तो ये 2 यानी फंक्शन होगा। इस पे आते हैं, 0 रखे तो 0 प्लस या 0 माइनस कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 रखे तो -1, ठीक है, -1 भी है इसमें, -1 भी है। 4 रखे तो -2 भी है, तो तीनों है, ये भी फंक्शन होगा। हमको डेफिनेशन से मतलब है कि हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, किसी एक से ही एसोसिएशन होना चाहिए। तो इस दोनों में तो आ रहा है, इसमें तो इसका एसोसिएशन ही नहीं है, और इसमें एसोसिएशन है तो 2 से एसोसिएशन है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट फंक्शन, और ये फंक्शन होगा, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब हम आगे जज करेंगे कि क्या होगा उसमें, है ना। क्वेश्चन रहने देते हैं, इसको आप लोग हिंट देता हूं, आप लोग ट्राई करना। डोमेन मेरा क्या है, -1 से 1, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, यही होता है ना, 3/4 साइड स्क्वायर। साइड इसे यहां से लेंथ मिल जाएगा ना, साइड हम निकाल सकते हैं, तो वहां से हमको gx के बारे में पता चल जाएगा। x तो हमारा इसी के बीच होगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं, gx माइनस इस अनुसार से
तो मेरा दोनों फंक्शन आएगा, ये और ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों है ना, प्लस माइनस दोनों है, तो दोनों एक साथ, तो एक इनपुट सपोज यहां हम रखते हैं 1 या 0 रखते हैं तो क्या आउटपुट दे रहा है, प्लस माइनस 1, एक इनपुट में दो आउटपुट नहीं होगा। तो जीएस एक मेरा फंक्शन है, तो उस अनुसार से मेरा ये ऑप्शन आना चाहिए, बी और सी। आप लोग देखेंगे कि कैसे होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे थे कि फंक्शन को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग जज कर सकते हैं। देखते हैं यहां से, ये क्या हो रहा है रेंज, ये कन्वर्ज हो रहा है ना, तो ये फंक्शन है। अगर हम ए बी सी डी लिखें, इधर 1 2 3 4 लिखें, यहां से क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है ना, तो ये कह रहे हैं फंक्शन नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन allow convergence but divergence is not allowed in case of function। यानी फंक्शन में डाइवर्जेंस, यहां से देखें ए से दो रो निकल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो डाइवर्जेंस के केस में हम क्या बोले, फंक्शन नहीं है, नॉट अलाउड। कन्वर्ज किया जा सकता है, कन्वर्जेंस परमिटेड है, ए और बी दोनों का भी एक जगह, तो कन्वर्जेंस अलाउड है, डाइवर्जेंस अलाउड नहीं है ना। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द फंक्शन। ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द फंक्शन। ग्राफिकल अप्रोच क्या कहता है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट और इंटरसेक्ट द ग्राफ, cut or intersect the graph at more than one point, then that graph is not a function। क्या कहा गया कि अगर किसी का हम ग्राफ स्केच करना जानते हैं, हमने स्केच किया और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अगर उस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो वो ग्राफ जो है किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ग्राफ हो सकता है बहुत सारे का, रिलेशन का हो, यानी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स 11th में ये ग्राफ पढ़े ना आप लोग, किसका ग्राफ है जी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। अब ये कहेंगे कि ये पैराबोला का जो ग्राफ है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। देख लेते हैं कितना जगह कट किया, एक से ज्यादा जगह, यहां भी कट किया, यहां भी कट किया। तो ये लॉजिक होगा सर कि इससे क्या पता कि क्यों, कैसे हम समझेंगे कि दो जगह कट गया तो फंक्शन नहीं है। फिर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे, यहां हम x का एक वैल्यू रख रहे हैं, हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, ये भी y और यहां भी y, सेम x के लिए अलग अलग y मिल रहा है। यहाँ का अगर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ले तो हम x1 या अल्फा x है, x बराबर अल्फा है, तो अल्फा बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का कनेक्शन, इनपुट अल्फा हम डाल रहे हैं x कोऑर्डिनेट,
उसके अगेंस्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है, बीटा और माइनस बीटा भी, तो डाइवर्जेंस हुआ ना, एक अल्फा से ये भी बीटा भी और माइनस बीटा भी, तो फंक्शन होगा नहीं होगा। अब इसी को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। इसी को हम लिखें अगर y बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 4ax लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब y इक्वल टू प्लस रूट अंडर 4ax और y इक्वल टू माइनस रूट अंडर 4ax किसका ग्राफ है, कैसे ग्राफ होगा इसका, सेम इसका ग्राफ, y हमेशा पॉजिटिव, इसके ऊपर वाला पोर्शन, ये मेरा ग्राफ जो होगा किसका होगा, y बराबर रूट अंडर 4ax। अब ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है, एक ही जगह कट कर रहा है, ये फंक्शन है। अगर हम दूसरा देखें कि ये y बराबर माइनस 4x का ग्राफ कौन सा होगा, तो डाउनवर्ड आ जाओ, क्योंकि ये y स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव या जीरो देगा, माइनस लगेगा तो y हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव यानी x एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन, ये ग्राफ है तो ये भी ग्राफ है, ये भी फंक्शन होगा क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है, और ये ग्राफ है y बराबर माइनस रूट अंडर 4ax। तो इंडिविजुअली ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, लेकिन अगर क्लब करके हम कहते हैं तो हम क्या समझ में आता है कि ग्राफ नहीं है। यहाँ से दो चीज हमको सीख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला कि अगर ये दे दे और सोचे कि इसका ग्राफ कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे हमको ये मिल जाएगा पैराबोला, और पैराबोला का ग्राफ हम स्केच करना जानते हैं, कोऑर्डिनेट में पढ़े, तो ये जानते हैं। तो इसमें एक चीज हम देखें कि इसका तो ये ले लिए ग्राफ, लेकिन यहाँ y हमेशा निगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और उसमें माइनस लग गया तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से छोटा। तो मेरा ग्राफ का पोर्शन इस पैराबोला में वो लेंगे जो x एक्सिस से नीचे है, तो ये पोर्शन है, तो यानी ये पोर्शन मेरा इसका ग्राफ हो जाएगा, और प्लस वाला ऊपर वाला हो जाएगा, है ना। तो अगर ग्राफ इस टाइप का रहे स्क्वायर रूट में, तो जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड्स, यू विल गेट सम नॉन फिगर, नॉन कोऑर्डिनेट, जैसे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, नॉन चीज तुमको पता है कि हाँ ये चीज है, ऐसा वाला पढ़े, तो हम उसका ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग, फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे जज करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका ग्राफ तो जानते हैं जी, देख रहे हैं कि ये कैसा है, सर्कल जिसका सेंटर ऑरिजिन है। अब बताओ कि ये ग्राफ है, फंक्शन है, ये नहीं है, कितना जगह कट कर रहा है, दो जगह, तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, इसी को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका ग्राफ दे दे, अब डायरेक्ट अगर एक बोले कि इसका ग्राफ, तो शॉक लग जाएगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, हड़बड़ाना नहीं है, जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स, और फिर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको फिर हम इस टाइप से रिलेट करेंगे तो हमको क्या स्क्वायर मिल जाएगा। इस स्क्वायर में हमको y क्या चाहिए, एक है y बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये y, और एक है माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो y कहाँ x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन ग्राफ लेंगे, तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां की ये रेडियस है r, ये पोर्शन हो जाएगा। और इसका क्या होगा, तो ये नीचे वाला, क्यों भाई, क्योंकि ये y हमेशा कैसा है, ये निगेटिव, स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लग गया तो नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखकर हड़बड़ाना नहीं है, कूल माइंड से काम करना। फिर अगर ये दे दे ग्राफ, इसका स्केच कर, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं ना, कोई पर्पस है, नॉट ओनली कि ग्राफ हमको जज करना है, एरिया अंडर कर्व
या एरिया बाउंडेड, सेम टॉपिक को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व या एरिया बाउंडेड रीजन, जो कि इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद का पार्ट है, उसमें हमको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ और तरीका बता रहा हूँ कि मैं उसको ध्यान में रख के कि हमको आगे क्या क्या जानकारी चाहिए, तो अगर डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर देना चाहिए। इसलिए एक एक चीज ध्यान से समझकर डिस्कस कर रहा हूँ, IIT ऐसे नहीं गया हूँ। तो ध्यान दें, जो भी बता रहा हूँ कुछ पर्पस है, बिना पर्पस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो टाइम और एनर्जी वेस्ट ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसकी जरूरत कब और कहाँ कहाँ हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग ऑल द थिंग्स, ठीक ना। अगर ये रहे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को कि x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा जी, प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस। अब ये पोर्शन का ग्राफ अगर स्केच करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, ये मेरा सर्किल वाला आ जाएगा, इसमें x हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा निगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस से इधर वाला पोर्शन होगा ना, तो मेरा कौन सा पोर्शन हो जाएगा ग्राफ का, तो ये पोर्शन सर्किल का ये पार्ट क्या हो जाएगा, x बराबर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर r स्क्वायर, यहाँ माइनस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये फंक्शन है जी, नहीं है, दो जगह कट कर रहा है, ये भी नहीं है ना, ये भी फंक्शन का पार्ट नहीं है क्योंकि वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है। लेकिन अगर ग्राफ स्केच करने आए तो इसका तो हम ये पोर्शन देंगे, इसका आए तो ये पोर्शन लेंगे। ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ ध्यान देना है, ये माइनस लगा हुआ है। तो इस तरीका से हम ग्राफ के बारे में जानकारी लेंगे कि ग्राफ होता क्या है और फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में जानकारी। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन किस किस टाइप का होता है ना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, तो बेटर है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक यहीं तक रखते हैं।